स्टार्ट करिए। आप बाद में कुछ पूछिए, टाइम का मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैं यहाँ खड़ा हुआ आप ना समझोगा, बहुत समय मैं लूँगा, 5-6 मिनट में बात ख़त्म कर दूँगा सारी वक्ताओं को समराइज करते हुए। नमस्कार। प्राचीन आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडियन एसोसिएशन ऑफ योग के तत्वावधान में और आदरणीय डॉक्टर कामाख्या कुमार जी के निर्देशन में, संरक्षण में 11वें योग से संबंधित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस सत्र के चेयरमैन सर, को चेयरमैन सर और को चेयर मैडम और विद्यार्थियों, अन्य जो भी विद्वज्जन हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, योग एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन के हर एक पक्ष को स्पर्श करता है। लाइफ का, जीवन का शारीरिक पक्ष हो या मानसिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो, हिंदुस्तान का योग ये ऐसा विषय है जो जीवन के हर एक पक्ष को स्पर्श करता है। इन सारे संदर्भ को सामने रखते हुए आप लोगों ने अपना पेपर प्रेजेंट किया और मैं समझता हूँ कि शुरुआत आप लोगों की अच्छी है, किंतु इस पे और अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से गाइडेंस लेके इस पे आप अच्छा करो। आप लोगों के कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, मगर उस कॉन्सेप्ट में कैसे राइटिंग करना है, एविडेंस कैसे ले आना है और टूल्स को कैसे बेहतर बनाना है, इसमें थोड़ी थोड़ी गुंजाइश थी। इसमें जो पहली वक्ता थी परिधि, इन्होंने प्राणायाम और इमोशन के बारे में बात करी, विशेषकर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे या कंपटीशंस की तैयारी करते हैं। देखिए, स्ट्रेस को हम लोगों ने एक हवा बना दिया है। स्ट्रेस तो होना चाहिए लाइफ में, तभी तो हम काम को करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। मगर ये है कि स्ट्रेस दो होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। मगर स्ट्रेस इस लेवल का आपके अंदर माइंड मैनेजमेंट नहीं है, तो स्ट्रेस डिस स्ट्रेस में आ जाए तो वो फिर बीमारी का कारण है। उसके लिए फिर योगिक मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, बिहेवियरल चेंजेस और जो भी स्टडी है उसको एक प्लानिंग करके आप पढ़ें और तमाम चीज़ आप लोगों ने बनाई, तो ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा था। दूसरा, अमित जी ने अस्थमा के बारे में बात करी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अस्थमा अपने आप में कोई सेपरेट डिजीज़ नहीं है। आपके शरीर में या उस रोगी के शरीर में एक या कई बीमारी हैं, उसका एक लक्षण होता है अस्थमा। तो अस्थमा पे कभी पेपर आप तैयार करिए तो आप देख लो कि आप ब्रोंकियल अस्थमा की बात कर रहे हो। अस्थमा तो एक टर्म्स है ना, और अस्थमा के अलग अलग टाइप्स हैं। ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, रीनल अस्थमा हो गया, कार्डियक अस्थमा हो गया, एलर्जिक अस्थमा हो गया, हेमोलिटिक अस्थमा हो गया। तो जैसे वो पेपर था तो लंग्स वगैरह के डायग्राम थे, मगर आप ये देख लो कि किस कारण से अस्थमा है, फिर उसका स्पेसिफिक यौगिक मैनेजमेंट होता है। जैसे कार्डियक अस्थमा है और आप यौगिक मैनेजमेंट ब्रोंकियल अस्थमा, फेफड़े संबंधित अस्थमा कर दिया तो उसको फ़ायदा नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इस पेपर में इतनी चीज़ आप लोग आगे के लिए अच्छा कर लो तो अच्छा है। मंजू बाला जी ने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म। इन्होंने कहा कि साहब ये सब चीज़ें होती हैं क्या? तो सर ने कहा बिल्कुल होती हैं, और मैं भी कहता हूँ कि होती हैं। और आपकी भी जो आइडिया है अच्छी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मगर ये योग में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, योग में ये चीज़ है नहीं। मगर देश दुनिया में जैसे योग को लोगों ने योगा बना के छोड़ दिया, तो उसी तरह से आपका है। मगर ये है कि इस पर भी आप काम करो। देखिए, किसी धार्मिक स्थान पे चले जाएं, किसी देव स्थान पे चले जाएं, वो अध्यात्म नहीं है। योग का अध्यात्म बाहर है नहीं, योग का अध्यात्म है, योग के विद्यार्थी समझ रहे होंगे अंदर, और फिर उसकी अपनी साधना है।
तो आपको बधाई, आपने स्वीकार किया कि मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, फिर भी आप ट्राई कर रही हैं, तो शुभकामनाएं आपके साथ। अगला मनिका गुप्ता ने हॉलिस्टिक लिविंग की बात करी। देखिए योग में इनका भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। योग में हॉलिस्टिक लिविंग का मतलब है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति, आप उसको हेल्थ बोल लो या आइडियल लिविंग बोल लो या जो भी आप बोल लो, पकड़ी हुई है। और इसमें आपने अष्टांग योग के अभ्यास को बताया। तो इसमें भी आप देखो, आप या तो पीएचडी स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, तो लिविंग और फिर अष्टांग योग आपने कह दिया, तो उधर उसकी हायर लेवल की मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी है, तो उस पर भी आप ध्यान रखो कि वो कैसे संभव है, और पेपर में आगे कोई ऐसा आप तरह बनाओ तो उसको मेंशन करो। लिंसी जॉर्ज मैम ने मोनोपॉज के बारे में किया, तो आप समझो ये तो नेचुरल घटना है, इससे क्या डरना। ये है कि किसी को किसी बीमारी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं और सिम्टम्स आने लगे, तो एक चिंता के विषय है। और योग के तमाम तरह के आसन है या प्राणायाम है, और सबसे महत्वपूर्ण है खान पान। और तीसरा, ये जो खान पान जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं और डेली ये जो स्थूल खाना खाते हैं, इसका भी लाइफ में महत्व है, मगर योग ज़्यादा महत्व देता है इमोशनल डाइट को। इमोशनल डाइट, उसकी भी भूख होती है, उस भूख को तो हम कम पूरा करते हैं। उसके लिए चाहिए प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, संतुष्टि, संतोष। इससे तो तन और मन भूखा रहता है। हम लोग तो दाल चावल रोटी अंदर डालते हैं ना, तो जितना ये ज़रूरी है तो वो भी ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस होता है तो योग का आहार बनता है। अगला आयुषी जी ने ओम चैंटिंग के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा विषय है, इस पर ढेर सारा रिसर्च हो चुका है। ओम चैंटिंग का और शरीर पे बड़े लेवल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इसका तमाम तरह का इफ़ेक्ट्स है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इसके तमाम तरह का इफ़ेक्ट्स है। इस ध्वनि के कंपन से और शरीर के अंदर सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तर पे है, तो ये प्रयास अच्छा है, आप इसको आगे बढ़ाइए। और आसिमा आद्या ने हिंदू हॉली साइंस के बारे में बात करी, ये भी अच्छा है कि आपका विषय है, आपने सारी चीज़ों को वर्णित किया। नीतू तलवार जी ने योगा किस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग है इसके बारे में बात करी, और आसन प्राणायाम ये सब चीज़ों की बात करी। और ठीक है, मगर योग में जितने भी अलग अलग प्रैक्टिस के डायमेंशंस हैं, इन सारी प्रैक्टिसेस के अपने एक रूल्स और रेगुलेशन हैं, प्लस शारीरिक और मानसिक स्तर का अपनी एक सीमा है, एक बाध्यता है, एक नियम है, मान्यता है। उसको अपना के उस पर प्रैक्टिस करके फिर आप आसन प्राणायाम और जो भी चीज़ें कर रहे करें। आसन करना है, प्राणायाम करना कोई खेल नहीं है। आसन बड़े स्तर पे जहाँ पे शारीरिक लाभ देता है, वहीं हमको स्पिरिचुअल भी लाभ देता है, भावनात्मक लाभ भी देता है। में गंगा जल डालने से कोई फ़ायदा होगा क्या है? या गंदे गिलास में बहुत ही साफ पानी पीने से कोई फ़ायदा होगा क्या? आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए पहले योग्यता ले आइए। तो नो डाउट योग की प्रैक्टिस से उसके अंदर जो अलग अलग फिजिकल और मेंटल प्रैक्टिसेस है, उसका अभ्यास आप करोगे तो लाभ मिलेगा। और सलोनी मलिक जी ने कोविड-19 के बारे में बात करी। ये जो घटना हुई, और आप इतिहास देख लो, आने वाले प्रत्येक 100 साल में इस तरह की घटना होती है। 100 साल में है ना, प्लेग आया, फिर ये आया। और कोविड के समय योग नेचुरोपैथी की कितनी ताकत है, और इस शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना ये सब ऋषि परंपरा का विषय सहायक है, ये दुनिया के सामने आ गया। मगर अभी कोरोना वायरस गया थोड़ी है, अपना शरीर खुद एक डॉक्टर है। वो धीरे धीरे इस शरीर की अपने आप को, इसका सेल्फ हीलिंग सिस्टम और उससे लड़ने लायक, उससे बचाव लायक खुद बना देता है, मगर उसके लिए एक समय चाहता है। और कोविड पीरियड में या जो लोग इसके रोगी हो चुके हैं, आप मेंशन कर लो, जैसे मेल और फीमेल के लंग्स की वाइटल कैपेसिटी में अंतर होता है, उसी तरह का फिर उनका अभ्यास होना चाहिए।
ठीक है ना। बाकी ये जो कोविड का जो वायरस है, आरएनए वायरस है, ये फटाफट अपनी कॉलोनी बनाता है। तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को करने के लिए आहार संयम, विचार संयम और फिर योगिक प्रैक्टिसेस का अभ्यास करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी, ऐसा तमाम तरह के रिसर्च में होता है। प्रशांत जी ने बाद में ये अच्छा मुझे लगा, स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट के खिलाड़ियों में योग किस तरह से भूमिका निभा सकता है। देखिए, सबके अंदर खेल की भावना होनी चाहिए और खिलाड़ी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जरूरी होता है। तो योग का जो सूक्ष्म अभ्यास है वो क्या करेगा, आपके बुद्धि के साथ साथ विवेक को भी जागृत रखेगा, जिससे आप राइट टाइम, खिलाड़ियों के बारे में कह, राइट टाइम राइट डिसीजन ले पाओगे। दूसरा, तमाम लोग हैं अंधाधुंध खिलाड़ी लोग ही अंधाधुंध आसनों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा योग्यता पहले डेवलप कर लें। और एक्सरसाइज और आसन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज में बुराई नहीं कर रहा हूँ, दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज आप करोगे तो जितना सेल्स में टूट फूट होती है उससे बहुत ही कम टूट फूट आसन करने से होती है। आसन का अभ्यास करोगे तो ये नेचुरल अभ्यास है और एक्सरसाइज तो कहीं इंस्ट्रूमेंटल है, कहीं कई तरह का है। दूसरा, आसनों का अभ्यास करोगे उसके नियम के साथ, तो इससे आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ होता है। एक्सरसाइज करोगे तो शारीरिक को तो लाभ होता है। दूसरा, आसनों का अभ्यास करोगे तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है शरीर की वो प्रभावित होती हैं, उधर एक्सरसाइज से ऐसा संभव है नहीं। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया है और इससे खिलाड़ियों की सहन शक्ति, मसल्स की पावर, बॉडी की पावर, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेगी। और बाद में पुष्कर जी ने भगवत गीता के बारे में उल्लेख किया। भगवत गीता जीवन जीने के लिए और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अनमोल बहुमूल्य ग्रंथ है और इसका अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी आती है। इसी के साथ आप लोगों का और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।